आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्पर्श पाठ के 3rd चैप्टर एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, नहीं ये मेरी शिखर यात्रा नहीं है, नहीं ये आपकी भी शिखर यात्रा नहीं है, ये जिसने लिखा है यानी लेखिका, इधर देखिए, बचेंद्री पाल की शिखर यात्रा। तो हम इन लेखिका के साथ कदम से कदम बढ़ाकर उन हिमालय एवरेस्ट की शिखर यात्रा पर चलते हैं। उसे पढ़ने और सुनने वाले को ऐसा लगेगा कि वो उस यात्रा का एक हिस्सा है। इस यात्रा वृत्तांत को इन्होंने स्वयं ही कलमबद्ध किया है। बचेंद्री पाल, हाँ ये वही नाम है जिसे बचेंद्री पाल, जिन्होंने 23 मई 1984 को दोपहर करीब 1:07 पर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला होने का गौरव हासिल किया। तो वहीं अगर दुनिया की बात करें तो ऐसा करने वाली वो 5वीं महिला है। हाल ही में 26 जनवरी 2019 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। कुछ कर गुजरने की चाह रखने वाले मार्ग में आई हुई परेशानियों से नहीं घबराए। ध्यान दीजिए, मन में जुनून हो, हौसला हो तो मार्ग में आने वाली परेशानियों से नहीं घबराते हैं। जहां सीढ़ियों पर चढ़ने में दूसरी मंजिल में ही हमारी सांसें फूलने लगती है, वहीं इन्होंने सबसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर अपने मजबूत कदम रख करके हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ी। तो ध्यान दीजिए, मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। बचेंद्री पाल के सामने कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उनके मन ने कभी हार नहीं मानी। तो जब हौसला बुलंद हो तो मार्ग में आई हुई अनेक समस्याओं, अनेक परेशानियों पर फतह हासिल की जा सकती है। अभी आपको एक एग्जाम्पल हम और देना चाहेंगे, और अरुणिमा सिन्हा का। जैसा कि आप लोग शायद पूर्व परिचित होंगे उस लड़की से जिसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, और वो बताती भी है, उसने अपने एक लेक्चर में बताया भी कि यहाँ से होना चाहिए, हौसला यहाँ से होना चाहिए। दोनों पैर, सोचो बच्चों, जिसका एक पैर जो है वो नहीं है और एक पैर बनावटी और दूसरे पैर की कई हड्डियां टूटी, उसने कितना बड़ा चमत्कार और करिश्मा कर दिखाया। आप खुद उसकी जुबानी सुन सकते हैं। तो आज हम उसे भी साहस देने वाली कौन था? बचेंद्री पाल। क्योंकि उस अरुणिमा सिन्हा ने अपने वक्तव्य में खुद बताती है कि मैं बचेंद्री जी से मिली और उन्होंने मुझे हौसला दिया। बाकी लोगों ने तो उसे कहा कि नहीं तुम नहीं कर पाओगी ये, लेकिन उन्होंने उसे हौसला दिया। क्यों? क्योंकि मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, चरण चूम लेती है आकर के मंजिल। तो हिम्मते मर्दा मददे खुदा, अगर आप हिम्मत करेंगे तो ईश्वर जरूर मदद करेंगे। और ये नहीं कि आप भाग्य के भरोसे बैठे रहें, कहें मेरी किस्मत में होगा तभी हमें सफलता मिलेगी, तो फिर ऐसा नहीं होगा। आपको कार्य करना होगा तभी सफलता मिलेगी। तो आज हम बचेंद्री पाल के जीवन परिचय से परिचित होते हुए इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए, बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बापा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी मां हंसा देई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत से MA और फिर B.Ed की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका घर उन्हीं पहाड़ों पर, ध्यान दीजिए,
जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी यह बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं? बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही। चूंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक और गांव में। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एक एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयास किया। कई महीनों और बचपन से अपनी इस इच्छा को उन्होंने पूरी की। क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से ही एवरेस्ट पर चढ़ने का अपना चाव था कि वो एवरेस्ट पर चढ़े। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा है। पढ़ने से पढ़ने वाले को ऐसा लगता है कि वो भी बचेंद्री पाल के साथ उस एवरेस्ट की चढ़ाई पर चढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कलमबद्ध किया है। और जहाँ तक शीर्षक का नाम ही है एवरेस्ट मेरी शिखर। ये किसकी शिखर यात्रा है? लेखिका की। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे यानी बचेंद्री पाल के बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। ध्यान दीजिए, जब भी आप चैप्टर पढ़ते हैं उसमें हमारे होता है, उसे आप वहाँ पे लेखिका लिखेंगे। जब प्रश्नों का जवाब आप देते हैं तो कुछ बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं हम, मैं, अपने के लिए। नहीं, जहाँ पर हम, मैं और अपना होता है वो लेखिका और लेखक के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि जिसने लिखा है ये उसके बारे में है, ये आपके बारे में नहीं है। तो ये बता रही हैं जिससे कि वो हमारे बेस कैंप पहुँचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ करें। दुर्गम मतलब कठिन, हिमपात, हिम मतलब बर्फ, पात मतलब गिरना, जहाँ की बर्फ गिर करके रास्ता अवरुद्ध कर देता है। इसलिए वो उनके दल के चढ़ने से पहले ही एक दल पहुंच गया था रास्ता साफ करने के लिए। नमचे बाजार यानी ये प्लेस का नाम, स्थान का नाम। शेरपा लैंड, पहाड़ियों को शेरपा कहते हैं, तो शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से लेखिका ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। इस नमचे बाजार से लेखिका ने सबसे पहले एवरेस्ट को निहारा, मतलब देखा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। इसे नेपाली सागर माथा कहते हैं। मुझे यह नाम अच्छा लगा, मुझे यानी लेखिका को। जहां भी मुझे हमारे होगा वहां आप आंसर में भी लेखिका लिखेंगे, ठीक है। तो लेखिका को यह नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल प्लूम देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। लेखिका ने देखा ऊपर पर्वत शिखर मतलब पर्वत की ऊंची चोटी पर बर्फ जो था वो ऐसे गिरा हुआ था कि वो उनको लग रहा था कि ऊपर से व्हाइट फूल लहरा रहा हो, ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था।
क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफी था। फिर भी यह मुझे यानी लेखिका फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई हिमस्खलन मतलब बर्फ गिरने के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोहत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान। ध्यान दीजिए बच्चों, जब पढ़ते हैं हम या आप लोग पढ़ते हैं तो चीजें लिखी रहती, जैसे देखिए बर्फ, ये आपको एग्जाम में आएगा क्योंकि नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बर्फ में फ पे नुक्ता होगा। हमने टेस्ट लिया था और कुछ बच्चों ने बराबर में भी नुक्ता लगाया था, ब पे नुक्ता नहीं होता, नुक्ता ब पे लगता ही नहीं, फ बर्फ फ पे नुक्ता लगता है। तो इन सबको ध्यान देते हुए, कहाँ क्वामा है, इन सबको ध्यान देते हुए पढ़िए। तो फ पे ध्यान दीजिए, क ख ग ज फ, यही 5 ऐसे अक्षर हैं जिन पे नुक्ता का प्रयोग होता है, बाकी किसी पे नहीं। एक बार फिर से सुनिए, क ख ग ज और फ, यही 5 ऐसे अक्षर हैं जिन पे नुक्ता का प्रयोग होता है। तो जब आपको चैप्टर पढ़ना होता है, स्कूल में हम लोग आप बच्चों को पढ़ाते हैं चैप्टर, तो जब पढ़ते हैं तो लगातार आपकी ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस की तरह छूटनी नहीं चाहिए। आप रुक रुक करके ये देखिए कि कहाँ कॉमा का प्रयोग हुआ है, किन शब्द में नुक्ता का प्रयोग हुआ है, क्योंकि आपको मैंने नुक्ता पढ़ाया भी, उसके बाद भी आप सबने टेस्ट पेपर में गलती की है, बराबर में ब में नुक्ता लगाए हैं, ब में नुक्ता नहीं लगता, ठीक है। और देखिए बाई ई पे ये क्या है, ये इसको आप क्या कहेंगे, अनुस्वार, ठीक है, लेकिन ये बाई अनुनासिक है। जब सिरो रेखा के ऊपर ये मात्रा होता है तो ये अनुस्वार जो है वो अनुनासिक जो है अनुस्वार में तब्दील हो जाता है। फ पे देखिए नुक्ता है। तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोहत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। जब सुना कि एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई और 16 में घायल हो गए, एक की मृत्यु हो गई, तो जो उस दल के लोग थे वो बड़े दुखी हुए। अवसाद मतलब दुखी होना, तो वो दुखी हुए। तब उनके नेता जो थे, नेता मतलब जो आगे कार्य करता है, संभालता है, चलता है, तो नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट बताया कि जिसे डर है वो अभी भी वापस जा सकता है, क्योंकि एवरेस्ट जैसे महान अभियान पर आप निकले हैं तो हर समय आपको ये समाचार मिलता ही रहेगा कि किसी की मृत्यु हो गई, कोई बर्फ में नीचे बर्फ के साथ ही साथ बर्फ के साथ घिसक गया। तो इस तरह से आपको इसे स्वीकार करना चाहिए। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा यानी कठिनाई खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। हमें जहां भी होगा लेखिका समझ लेगा। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झाड़ियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ेगा। बेस कैंप, ये जगह जगह जो कैंप लगाए गए थे उनका नाम। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु यानी वातावरण,
अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। मतलब जाहिर सी बात है कि जब एवरेस्ट शिखर पे जाना है तो वो आशाजनक, अपने अनुकूल तो स्थिति नहीं रहेगी, प्रतिकूल ही रहेगी। कहीं डर लग रहा है कि हम जो चल रहे हैं कब कौन सी बर्फ नीचे खिसक जाएगी और मृत्यु हो जाएगी, कब हमारे ऊपर बर्फ की चट्टान आके गिर जाएगी। तो वही बता रही हैं कि निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लोहेत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। नदी कैसी थी? बर्फ से गिरने के कारण वो नदी के रूप में बन गई थी, इसलिए वो टेढ़ी मेढ़ी, जैसे रास्ता था वैसे बर्फ नदी के रूप में बनकर बह रहा था। हिमपात अपने आप में एक तरह से, हिमपात का मतलब होता है, पात मतलब गिरना, बर्फ का गिरना, एक तरह से बर्फ के खड्डों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। ध्यान दीजिए, जो बर्फ था वो कब गहरे चौड़े खड्डे में बदल जाए, इसका मात्र विचार ही डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों, आरोही का मतलब होता है जो चढ़ाई करते हो, आरोहण करना। जरूरी नहीं कि बर्फ पर, वृक्ष पर भी चढ़ने वाले को आरोही ही बोलेंगे। तो जो चढ़ने वाले होते हैं उसे आरोही कहते हैं। आरोहियों और कूलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें अल्मुनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। क्योंकि अगर ऐसी जानकारी नहीं होती तो चढ़ाई करने वाले को कैसे पता चलता कि वो किस तरह से चढ़ेगा और किस तरह से इन अल्मुनियम की सीढ़ियों का उपयोग करेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए अचानक हम चढ़ते चढ़ते बीच में भयानक गड्ढा आ गया बड़ा सा, तो उस गड्ढे को कैसे पार किया जाएगा? तो उसमें अल्मुनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, पुल बनाकर उस सीढ़ी से और उसे पार किया जाएगा। लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वाकी टाकी था जिसे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थी। कर्नल खुल्लर प्रसन्न हुए क्योंकि ये लोग बता चुकी थी कि हम जो है 2 महिलाएं यहाँ तक पहुंच गई। अंगदोर्जी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ पोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7900 मीटर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि यह शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो।
तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोहत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलान के बने तंबू के कैंप 3 में थे। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोब्सांग दासरिंग मेरे तंबू में थे। एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई। मेरी यानी लेखिका के सर पे कोई सख्त चीज आकर के टकराया तो उनकी नींद खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है। हाँ, तो ध्यान दीजिए बच्चों, वो सख्त चीज क्या थी? वो बर्फ का एक बड़ा सा खड, उनके ऊपर बर्फ का एक टुकड़ा गिरा था जो एक एक्सप्रेस की तरह उन्हें कुचलता हुआ जा रहा था। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक। इसके आगे की वीडियो अगले वीडियो लेक्चर में मैं बनाऊंगी। ठीक है, थैंक्स बच्चों।